टाइगर, तुमने मिस विलिया का भी ख्याल रखना है। हमें यहाँ से निकलना होगा और बाहर बाकायदा पुलिस हेडक्वार्टर है। इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। बॉस, यहाँ से निकलकर भी हमारे लिए खतरात मौजूद रहेंगे क्योंकि पुलिस ने फौरी तौर पर इस छोटे से शहर की नाकाबंदी कर लेनी है और अब चूँकि पुलिस के ऑफिसर्स कत्ल हो चुके हैं, इसलिए इस बार तो उन्होंने हमें देखते ही गोली मार देनी है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, ओ वाकई ऐसा हो सकता है। इधर आओ। जिधर से ये कर्नल आए हैं उधर यकीनन कोई ऐसा रास्ता होगा जहाँ से हम उनकी नज़रों में आए बगैर निकल सकते हैं, इमरान ने कहा। और फिर वो तेज़ी से उस तरफ को बढ़ गए जहाँ दोनों कर्नलों की लाशें पड़ी हुई थीं। उकबी तरफ एक दरवाज़ा था। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ एक तवील राहदारी थी जिसके अख्ताम पर एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था। इमरान ने अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा किया और जब टाइगर और फिलिया दोनों दरवाजे को क्रॉस करके राहदारी में पहुंचे तो इमरान ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। फिर वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से उस राहदारी से गुजरकर आखिर में मौजूद दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाज़ा लॉक न था इसलिए आसानी से खुल गया और दूसरी तरफ झांकते ही इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन ये दफ्तर खाली था। इमरान आगे बढ़ा। फिर जब उसने दफ्तर के बैरूनी दरवाजे को खोला तो बाहर दो मुसल्लिह फौजी खड़े नजर आए और बाहर एक खुली जगह पर एक फौजी हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। इमरान ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत की और दूसरे लम्हे वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। दोनों फौजी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मुड़े ही थे कि इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही दोनों फौजी चीखते हुए नीचे गिरे और बुरी तरह तड़पने लगे। जल्दी करो, हमने उस हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना है, इमरान ने चीख कर कहा और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ा। टाइगर फिलिया का बाजू पकड़े उसे घसीटता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ ले गया। उस पूरे हिस्से में उन दोनों फौजियों के अलावा और कोई आदमी न था, इसलिए हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के दौरान कहीं से भी कोई मुदाखलत न हुई और चंद लम्हों बाद वो हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हो चुके थे। इमरान ने पायलट सीट संभाली और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उठ गया। टाइगर, या हय्यू या कय्यूम का वर्द शुरू कर दो वरना वो धाकला हमें हेलीकॉप्टर समेत पीछे फेंक देगा, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने खुद भी तेज़ी से उन इस्माए हुस्ना का विर्द शुरू कर दिया। ये तुमने क्या किया? फिलिया ने चौंक कर पूछा, लेकिन ना ही इमरान ने कोई जवाब दिया और ना ही टाइगर ने। हेलीकॉप्टर फिजा में काफ़ी बुलंदी पर उठने के बाद तेज़ी से आगे बढ़ा चला जा रहा था और चंद लम्हों बाद वो शहर काफ़ी पीछे रह गया। लेकिन इमरान सोच रहा था कि इस धाकला से निमटने के लिए उसे कुछ और सोचना पड़ेगा, वरना इस तरह वो कब तक आगे बढ़ सकेंगे। फौजी हेलीकॉप्टर किसी भी लम्हे किसी भी फौजी एयर चेक पोस्ट से चेक किया जा सकता था और हो सकता है कि अब तक उन कर्नलों और फौजियों की हलाकत का इल्म भी सबको हो चुका हो। इस लिहाज से तो वो इंतहाई शदीद खतरे की जद में थे, लेकिन उस धाकला से निमटने की कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। आखिरकार उसने यही सोचा कि नस्माए हुस्ना को लिखकर वो अपने पास रख ले और टाइगर को भी दे दे, लेकिन अभी वो यही सोच रहा था कि हेलीकॉप्टर को एक ज़ोरदार झटका लगा और इमरान ने चौंक कर देखा तो हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो चुका था और वो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नीचे ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो गया था। फिलिया की हलक से चीखें निकलने लगी। इमरान ने जल्दी से इंजन को चेक किया, लेकिन किसी खराबी के कोई आसार मौजूद न थे, अलबत्ता वो बंद था। कुछ करो, फिलिया ने हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा, लेकिन इमरान क्या कर सकता था? हेलीकॉप्टर में पैराशूट भी मौजूद न था और न ही उन्हें पहनने का वक्त था। हेलीकॉप्टर मुसलसल नीचे गिरता चला जा रहा था। टाइगर भी होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया, जबकि फिलिया की गर्दन एक तरफ को ढलक चुकी थी। वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। या अल्लाह, अब तू ही मदद करने वाला है। इमरान के मुंह से अभी इसका फिक्रा ख़त्म भी ना हुआ था कि एक खौफनाक धमाका हुआ और इमरान को एक लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका जिस्म हज़ारों टुकड़ों में तब्दील हो गया हो। उसके बाद जैसे अथाह तारीकी ने उसके तमाम एहसासात को अपनी गिरफ्त में ले लिया और शायद हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि इस कदर तेज़ रफ्तारी से हेलीकॉप्टर के ज़मीन से टकराने के बाद यही नतीजा निकल सकता था। प्रोफेसर आराम कुर्सी पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता शराब पीने में मसरूफ़ था। उसके जहन पर अभी तक जिबूती और उसकी दरियाफ्त के खात्मे का असर मौजूद था। धाकला बहुत ताकतवर है, वो यकीनन इमरान और उसके साथियों को ख़त्म कर डालेगा, प्रोफेसर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अभी उसका फिक्रा ख़त्म ही हुआ था कि यकलख्त कमरे में ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई झींगर बोला हो और प्रोफेसर बेएहतियात चौंक कर सीधा हो गया। उसने मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर एक तरफ फूंक मारी तो दूसरे लम्हे कमरे की दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली दौड़ती हुई छत से नीचे उतरने लगी। खतरा प्रोफेसर, खतरा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, छिपकली के मुंह से इंसानी आवाज़ सुनाई दी।
कैसा खतरा? तफसील बताओ दरगामी। प्रोफेसर ने तहकुमाना लहजे में कहा। इमरान के 2 हबशी साथी तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहे हैं। वो इस वक्त करीब पहुंच चुके हैं। वो बेहोश कर देने वाली हवा पहले कमरे के अंदर फेंकेंगे और फिर बेहोशी के आलम में ही तुम्हारी दोनों आंखें निकाल देंगे, तुम्हारे मुंह में स्याह लगाम डाल देंगे। इस तरह तुम बेबस हो जाओगे और फिर वो तुम्हें मार डालेंगे। दरगामी ने जवाब दिया। ओह, इनकी ये जुर्रत कि वो प्रोफेसर के बारे में ऐसा सोच सकें, मैं उन्हें फन्ना कर दूंगा। प्रोफेसर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उन दोनों के पास रोशन कलाम मौजूद था। प्रोफेसर, इसलिए तुम ऐसा करो कि उन्हें पहले जिस्मानी तौर पर बेहोश कर दो, फिर ये कलाम अगर मौजूद हो तो उसे अलहदा कर दो। उसके बाद तुम जैसा चाहो उनके साथ सलूक कर सकते हो, दरगामी ने जवाब देते हुए कहा। रोशन कलाम? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रोफेसर ने चौंक कर पूछा। तफसील बताने का वक्त नहीं प्रोफेसर, और वो दोनों अब करीब आ चुके हैं, दरगामी ने कहा और तेजी से दौड़ती हुई वापस छत की तरफ जाकर गायब हो गई। प्रोफेसर तेजी से कुर्सी से उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरगामी ने जिस अंदाज में रोशन कलाम का जिक्र किया था उससे वो समझ गया कि वो आजूद उन पर हमला न कर सकेगा, इसलिए उसने एक और तरकीब सोच ली। दरवाज़ा खोलकर वो राहदारी में आया और राहदारी में से कोई आदमी मौजूद ना था। वो तेजी से सामने वाले बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये कमरा खाली था। प्रोफेसर ने लाक पर हाथ रखकर कुछ पढ़ा तो खटक की आवाज़ के साथ ही लाक खुलता चला गया और प्रोफेसर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, फिर बगैर लाइट जलाए वो अंधेरे ही कमरे के फर्श पर बिछे हुए कालीन पर आलती पालती मार कर बैठ गया। अलबत्ता उसका रुख दरवाजे की तरफ ही था। उसकी आंखें बंद थी और उसके साथ ही उसके लब तेजी से हिलने शुरू हो गए। चंद लम्हों बाद कमरे में ऐसी गुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई भूखा प्यासा चीता को देखकर गिराता है। क्या हुक्म है आका? गुर्राहट भरी आवाज़ सुनाई दी। तानाकी, वो 2 आदमी मेरे कमरे की तरफ आ रहे हैं। वो बेहोश करके मुझे मारना चाहते हैं। उनके पास रोशन कलाम हो सकता है, इसलिए मैं या मेरी शैतानी ताकतें उन पर बराह रास्त हमला नहीं कर सकती, लेकिन तुम बुनियादी तौर पर दरिंदे हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं है। तुम मेरे कमरे में जाओ, उन दोनों को बेहोश करके रोशन कलाम अगर उनके पास हो तो उनसे अलहदा कर दो ताकि मैं उन्हें अपनी मर्जी की इबरतनाक सज़ा दे सकूं। प्रोफेसर ने कहा। ठीक है प्रोफेसर, तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। वही गुराहट आमेज आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। प्रोफेसर ने एक झटके से आंखें खोली और उठकर दोबारा दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने की होल से नजरें लगा दी। दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि 2 कवी हैकल हबशी उसके कमरे के दरवाजे के सामने खड़े थे। उनमें से एक झुका हुआ था जबकि दूसरा सीधा खड़ा इधर उधर देख रहा था। अंदर तो कोई भी आदमी नहीं है जोसेफ, उस थके हुए हबशी ने सीधा खड़ा होते हुए कहा। वो कहीं गया होगा, आ जाएगा, हमें अंदर उसका इंतज़ार करना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम उसके वापस आने पर अचानक उसे छाप लेंगे। दूसरे आदमी ने जवाब दिया और पहले ने इस बात में सर हिला दिया और फिर एक बार फिर वो दरवाजे पर झुक गया, लेकिन दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुलता चला गया। ओह, उसे तो लॉक ही नहीं किया गया, पहले ने कहा और फिर वो दोनों तेज़ी से कमरे में दाखिल हो गए और उसके साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। प्रोफेसर एक तवील सांस लेकर वापस मुड़ा और आकर दोबारा आलती पालती मारकर कालीन पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वही गुराहट आमेज दोबारा सुनाई दी। वो दोनों बेहोश पड़े हैं प्रोफेसर, लेकिन उनके पास रोशन कलाम मौजूद नहीं। गुराहट आमेज लहजे में क्या कहा गया? अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो, प्रोफेसर ने तेज़ लहजे में कहा और आंखें खोलकर वो तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद वो उस कमरे से निकलकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। अंदर कालीन पर वो दोनों हबशी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया और फिर उसे लाक करके वो उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसने उनके सीनों पर हाथ रखे, वो वाकई बेहोश थे। प्रोफेसर ने उन्हें सीधा किया, फिर उसने एक एक हाथ उन दोनों के सिरों पर रखे और मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था वैसे ही उन दोनों के जिस्म तेज़ी से तोड़ मुड़ रहे थे। चंद लम्हों बाद उसने हाथ हटाए और फिर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। अब उसकी नज़रें उन दोनों पर जमी हुई थी। उन दोनों के जिस्म मुसलसल तोड़ मुड़ रहे थे और फिर उन दोनों की आंखें एक झटके से खुल गईं। उठकर खड़े हो जाओ, प्रोफेसर ने तहकुमाना लहजे में कहा और वो दोनों इस तरह उठकर खड़े हो गए जैसे अगर उन्हें एक लम्हे की भी ताहीर हो गई तो उन पर क़यामत टूट पड़ेगी। झुक जाओ मेरे सामने, प्रोफेसर ने तेज़ लहजे में कहा और वो दोनों प्रोफेसर के सामने रकू के बल झुक गए। सीधे खड़े हो जाओ, प्रोफेसर ने कहा और वो दोनों कठपुतलियों की तरह सीधे खड़े हो गए। अपने नाम बताओ, प्रोफेसर ने कहा। मेरा नाम जोसेफ है, उसने स्पार्ट लहजे में कहा। मेरा नाम जवाना है, दूसरे ने भी उसी लहजे में कहा। इमरान कहाँ है? वहाँ प्रोफेसर ने पूछा। वो टाइगर के साथ गया था, वापस नहीं आया। इस बार जवाना ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? प्रोफेसर ने पूछा और जवाना ने उसे बाबा काकम के पास जाने से लेकर यहाँ तक आने की तफसील बता दी।
तुम दोनों अब मेरे कब्जे में हो और मेरे हर हुक्म की तामील तुम पर फर्ज है। बोलो क्या तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे? प्रोफेसर ने कहा। हम हुक्म की तामील करेंगे, दोनों ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम अपने कमरों में जाओ और अगर इमरान आए तो तुमने हर सूरत में उसका खात्मा कर देना है। जाओ और हुक्म की तामील करो। प्रोफेसर ने तहकुमाना लहजे में कहा और वो दोनों खामोशी से मुड़े और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। चंद लम्हों बाद वो दोनों दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए और प्रोफेसर के हलक से बेइख्तियार कहकहा सा निकल गया। हाँ, प्रोफेसर को ख़त्म करने आए थे, नॉनसेंस। उस इमरान का कांटा निकल जाए फिर मैं उनकी रूहों को भी तस्खीर कर लूँगा, प्रोफेसर ने बड़बड़ाते हुए कहा और कुर्सी की पुष्ट पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। इमरान के जहन पर छाई हुई तारीकी हल्की पड़ने लगी। यूं लग रहा था जैसे अंधेरे पर रोशनी गालिब आ रही हो, लेकिन रोशनी के इस गलबे की रफ्तार बेहद सुस्त थी। बॉस हम बच गए हैं बॉस। अचानक इमरान के कानों में टाइगर की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही जैसे इमरान के जहन में एक धमाका सा हुआ और उसके साथ ही अंधेरे गायब हो गए। इमरान की आंखें एक झटके से खुल गई। उसके साथ ही उसके जहन में उन लम्हात की फिल्म सी चल पड़ी जब वो तेज़ी से गिरते हुए हेलीकॉप्टर में बेबस बैठा हुआ था और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके साथ ही उसके जहन पर तारीकी ने गलबा हासिल कर लिया। दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसका जिस्म पानी में बुरी तरह भीगा हुआ था। उसने तेज़ी से उधर उधर नज़रें दौड़ाईं और फिर उसकी नज़रें साथ ही मौजूद एक बड़े से जौहर नमा तालाब पर पड़ी। इसकी सतह पर हेलीकॉप्टर के पर नज़र आ रहे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर पानी के अंदर था। साथ ही टाइगर खड़ा था, उसका लिबास भी भीगा हुआ था। उसके साथ ही ज़मीन पर फिलिया लेटी हुई थी, उसकी भी यही हालत थी। ये क्या हुआ? हम बच कैसे गए? क्या हेलीकॉप्टर पानी में गिरा था? क्या तुम होश में रहे थे? यस बॉस, हेलीकॉप्टर अब इस तालाब में गिरा। ये धमाका उसके पानी की सतह से पूरी कुव्वत से टकराने का था। फिर हेलीकॉप्टर पानी के अंदर डूबता चला गया। चूँकि ये महसूस अंदाज का हेलीकॉप्टर था, इसलिए पानी पर गिरने से ये तबाह नहीं हुआ। मैं इस धमाके की वजह से साइड से जा टकराया और मेरे सर पर चोट आई। चंद लम्हों तक तो मैं बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, फिर तकलीफ की वजह से मेरा जहन काम करने लग गया। आप भी बेहोश हो चुके थे जबकि फिलिया पहले ही बेहोश थी। सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद मैंने जब हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पानी की ज़्यादती की वजह से किसी सूरत दरवाज़ा खुल ना रहा था। मेरे हाथ एक राड आ गया, उससे मैंने शीशा तोड़ दिया और उसके बाद मुझे बाकी जदोजहद आपको और फिलिया को बाहर निकालने के लिए करना पड़ी। बहरहाल मैं आप दोनों को सही सलामत बाहर निकालने में कामयाब हो गया, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। हाँ, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें बचा लिया, उसका शुक्र है। अब और क्या कहा जा सकता है? इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा और फिर वो फिलिया की तरफ बढ़ गया। उसने फिलिया का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर लिया और चंद लम्हों बाद जब फिलिया के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार हुए तो उसने हाथ हटा लिया और फिर फिलिया कराहती हुई होश में आ गई। क्या हुआ? ये वो हेलीकॉप्टर, वो तबाही? फिलिया ने होश में आते ही हिज़यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। तुम हमारे साथ शामिल होकर इस शैतानी चक्कर में फंस गई हो फिलिया, इसलिए अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम किसी भी सिमत चल पड़ो। कहीं ना कहीं आबादी में पहुंच जाओगे, फिर वहां से अपनी फैक्ट्री वापस चली जाना, इमरान ने उससे मुखातिब होकर कहा। तो फिलिया एक झटके से उठ बैठी और दूसरे लम्हे बेइख्तियार सिमट सी गई क्योंकि उसका लिबास भी पानी से शराबोर था, लेकिन चूँकि लिबास मोटे कपड़े का था इसलिए भीगने के बावजूद वो लिबास ही रहा। फिलिया चूँकि सलीम और फितरत लड़की थी इसलिए लाशौरी तौर पर अपने भीगने का एहसास होते ही सिमट गई। उसके इस अंदाज की वजह से इमरान के चेहरे पर उसके लिए तहसीन के आसार उभर आए, लेकिन उसे मुंह दूसरी तरफ कर लिया था ताकि फिलिया को मजीद एहसास न हो। हम माहरकार किस तरह जिंदा बच गए हैं ये तो नामुमकिन था, फिलिया ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अल्लाह ताला का जब करम हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। हेलीकॉप्टर का चूँकि इंजन बंद था इसलिए वो सीधा नीचे बैठ रहा था और फिर पानी के इस गहरे जोहर में गिरा। इस तरह ये तबाह होने से बच गया और टाइगर ने हिम्मत की और वो खुद भी बाहर आ गया और हम दोनों को भी बाहर निकाल लाया। इमरान ने जवाब दिया। ओ गॉड, किस कदर खौफनाक लम्हात थे, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये हेलीकॉप्टर का इंजन कैसे बंद हो गया? फिलिया ने एक तवील सांस लेते हुए पूछा। वही शैतानी चक्कर, और क्या कहा जा सकता है, और अभी ना जाने इस चक्कर में हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम हमसे अभी अलहदा हो जाओ, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन तुम कैसे जाओगे? वो पुलिस तो तुम्हें पकड़ लेगी। वो तो मुझे भी पकड़ लेगी, कार तो मेरी ही थी और मैं तुम्हारे साथ थी, फिलिया ने खौफजदा होते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें खुद मालूम है कि ना तुम मंशियात के स्मगलर हो और ना हम, और ना तुम्हारी कार में वो ब्रीफ केस मौजूद था। ये सब शैतानी कार्रवाइयाँ हैं और उनका टारगेट हम हैं।
اس لیے ہم سے علیحدہ ہوتے ہی تمہاری اہمیت ختم ہو جائے گی اور تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ عمران نے جواب دیا، سوری عمران، اب میرے لیے ایسا ممکن نہیں رہا۔ میں اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ شامل ہوئی تھی اور اب چاہے میں مرتی ہوں یا زندہ رہتی ہوں تم پر اس کا کوئی بوجھ نہ ہوگا۔ فلیہ نے یکلخت انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دور سے ایک فوجی جیپ خاصی تیز رفتاری سے ان کی طرف آتی دکھائی دی۔ اوہ، ہیلی کاپٹر گرنے کی وجہ سے فوج چیکنگ کے لیے آ رہی ہے۔ اگر یہ جیپ اکیلی ہے تو پھر ہم نے اس جیپ پر قبضہ کرنا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر ہمیں چھپنا پڑے گا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر انہیں کچھ دور اونچے اونچے پتھروں کا ایک ڈھیر سا نظر آ گیا۔ وہ تینوں زمین پر رینگتے ہوئے انداز میں آگے بڑھے اور پتھروں کے پیچھے چھپ گئے۔ ہمارے لباسوں سے گرنے والی پانی کی لکیر انہیں ہماری یہاں موجودگی کا پتہ دے دے گی باس، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، یہ لکیر اتنی زیادہ واضح نہیں اور جیپ کے یہاں پہنچنے تک اور بھی مدھم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انہیں تو یہی خیال ہوگا کہ ہم ہیلی کاپٹر پانی کے اندر گرا ہے، ہماری لاشیں بھی اس کے اندر ہی ہوں گی، عمران نے جواب دیا اور ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیپ خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی اور یہ اکیلی جیپ تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیپ جوہر کے کنارے آ کر رکی اور اس میں سے 3 فوجی اچھل کر نیچے اترے۔ ان کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک بار جوہر کی طرف دیکھا، پھر بجلی کی سی تیزی سے کاندھوں سے مشین گنیں اتار کر انہوں نے ہاتھوں میں لے لی اور دوسرے لمحے وہ واپس تیزی سے جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ ڈرائیور ابھی تک جیپ میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر سائڈ پر مڑی اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتی ہوئی اس ٹیلے کی سائڈ کی طرف بڑھنے لگی جس کے پیچھے عمران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ ہوشیار ٹائیگر، یہ ہم پر فائر کھولیں گے، اس طرح پتھروں کی آڑ لیلو کی سائڈ سے ہونے والا فائر ہم تک نہ پہنچ سکے۔ فلیہ کا بھی خیال رکھنا، میں آگے کی طرف جا رہا ہوں، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ پتھروں کی اوٹ لیتا ہوا پہلے پتھروں کے اس ڈھیر کے اس سائڈ پر گیا جس کی مخالف سمت میں جیپ تھی۔ اور پھر جیسے ہی جیپ آگے بڑھی، عمران آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ جیپ ڈھیر کے دوسری طرف جیسے ہی پہنچی، اچانک جیپ میں سے مشین گنیں چلنے کی تیز آوازیں سنائی دیں اور بڑے بڑے پتھروں پر جیسے گولیوں کی بارش سی ہو گئی، لیکن عمران یا اس کے ساتھیوں کی طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ جیپ اب چکر کاٹ کے اس ٹیلے کے عقبے طرف پہنچ گئی۔ دوسرے لمحے وہ مڑی اور اب سیدھی ٹیلے کی طرف آنے لگی۔ عمران نے ہاتھ اونچا کیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ تڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی سامنے آتے ہوئے جیپ کا ونڈ اسکرین پرزوں میں تبدیل ہوا اور اس کے ساتھ ہی جیپ نے تیزی سے رخ بدلا اور دوسرے لمحے سائڈ کے بل گر کر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ جیپ میں سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر جیسے ہی گھسیٹتی ہوئی جیپ رکی، 2 افراد چھلانگیں لگا کر باہر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، لیکن اسی لمحے پتھروں کے پیچھے سے مشین پسٹل چلنے کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں مشین گن برادر چیختے ہوئے اچھلے اور منہ کے بل زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ ایک بار پھر مشین پسٹل کی آواز سنائی دی اور تڑپتے ہوئے دونوں آدمی جھٹکے کھا کر ساکت ہو گئے۔ عمران جو پتھروں کی اوٹ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ فائرنگ ٹائیگر نے کی ہے اور بر وقت کی ہے، ورنہ یہ دونوں آدمی قریب آ کر یقیناً ان کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے۔ ڈرائیور کو تو عمران نے فائر کر کے ختم کر دیا اور ان کا تیسرا ساتھی جو جیپ کی سائڈ پر گرنے اور گھسیٹنے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا یا زخمی اور بے ہوش پڑا ہوا ہوگا۔ عمران پتھر کی اوٹ سے نکل کر جیپ کی طرف دوڑا تو ٹائیگر بھی پتھروں کی اوٹ سے نکل کر جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ بہت سے لوگ ہمیں ہٹ کر سکتے تھے، اس لیے میں نے ان پر فائر کھول دیا، ٹائیگر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ان دونوں نے مل کر سائڈ کے بل پڑی ہوئی جیپ کو زور لگا کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ ڈرائیوروں اور دوسرے فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ فلیہ اب پتھروں کے ڈھیر کے پاس کھڑی تھی اور اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ فلیہ کو بلاؤ، جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، عمران نے کہا اور وہ اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اسے سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی لمحے فلیہ بھی ٹائیگر کے ساتھ جیپ کے قریب آ گئی۔ جلدی کرو، بیٹھو اس پر، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے فلیہ کو جیپ میں سوار ہونے میں مدد دی اور پھر اس کے سوار ہونے کے بعد خود بھی وہ اوپر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ مجھے آبادی کے قریب اتار دینا، میں اب تم لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، میں واپس جاؤں گی کیونکہ میں اصلی قتل و غارت کو برداشت نہیں کر سکتی، فلیہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں مس فلیہ، جو حشر اس وقت ان لوگوں کا تمہیں نظر آ رہا ہے، اگر ان کا داؤ چل جاتا تو یہی حشر ہمارا ہوتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلی جاؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد آبادی کے آثار دور سے نظر آنے لگے۔
हमें ये जीप भी छोड़नी होगी, इमरान ने आबादी के करीब पहुंचकर कहा और टाइगर की जुबान से कोई जवाब देने की बजाय असबात में सर हिला दिया। आबादी से काफ़ी करीब जाकर इमरान ने जीप एक साइड पर दरख्तों के झुंड के अंदर ले जाकर रोक दी और फिर वो सब नीचे उतर आए। तुम पहले जाओ फिलिया, जब तुम आबादी में दाखिल हो जाओगी तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे, इमरान ने फिलिया से कहा। क्या तुम फिर मुझसे राब्ता करोगे? फिलिया ने हचकिचाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर ज़िंदगी रही और फुर्सत मैसर आ गई तो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो फिलिया ने उन्हें अलविदा कहा और फिर तेज से कदम उठाती वो दरख्तों के झुंड से बाहर निकल गई। बॉस, इस सारी कार्रवाई का आखिर इख्तिताम किस तरह होगा? चंद लम्हों बाद टाइगर ने कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इख्तिताम अब करीब आ गया है, घबराओ मत, हम एक अजीम मकसद के लिए लड़ रहे हैं, किसी ज़ाती मकसद के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ये मकसद नहीं था बॉस, मैंने तो ये सोच रहा था कि इस धाकला से कैसे निपटा जाएगा। टाइगर ने कहा, यही बात मैं भी मुसलसल सोच रहा हूँ, लेकिन कोई वाज़ेह और मुस्बत हल सामने नहीं आ रहा। धाकला भी एक लिहाज से अपने आप को कीमोफ्लाज करके मुख्तलिफ इंसानों पर असरअंदाज होकर हमला कर रहा है। अब देखो, खुद सामने आने की बजाय उसने पुलिस को पीछे लगा दी और इस तरह हमारी फौरी मौत का खेल खेलने लगा। इसमें नाकामी के बाद उसने हेलीकॉप्टर का इंजन अपनी शैतानी कुव्वतों की मदद से जाम कर दिया। उससे हम बच गए तो उन फौजियों के जहन कंट्रोल करके उन्हें हमारी तरफ भिजवा दिया। अगर ये सिलसिला ख़त्म न हुआ तो पूरा मिस्र और उसकी पुलिस, उसकी हुकूमत, फ़ौज सब हमारे खिलाफ हरकत में आ सकते हैं और हम कब तक बच सकेंगे? इमरान ने जवाब दिया। वो दोनों अब झंडे के करीब आकर खड़े हो गए। उनकी नज़रें आबादी पर लगी हुई थीं। फिलिया अब आबादी में दाखिल हो चुकी थी। लेकिन बॉस, वो खुद बराह रास्त सामने क्यों नहीं आ रहा? उस एक्सीडेंट के बाद वो बराह रास्त सामने नहीं आया, टाइगर ने कहा। हाँ, इस बात पर मैं भी हैरान हूँ। हेलीकॉप्टर उड़ाते वक्त भी मैं इस्माइल हुस्ना का विर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इस इंजन को जाम करने में कामयाब हो गया। इस लिहाज से तो यही समझ आई कि अब वो बराह रास्त हम पर हमला करने से कासिर हो गया है, इसलिए वो दूसरों का सहारा ले रहा है। इमरान ने जवाब दिया और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। अब हम भी निकल चलें, इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा और उसके साथ ही वो दोनों दरख्तों के उस झंड से निकले और आबादी की तरफ बढ़ते चले गए। इक्का दुक्का मकानात नज़र आ रहे थे। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक गली के मोड़ से एक आदमी नमूदार हुआ। तुम में से अली इमरान कौन है? उस आदमी ने मुकामी ज़ुबान में इमरान और टाइगर से मुखातिब होकर कहा तो वो दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि बज़ाहिर देखने में वो एक सीधा साधा मुकामी आदमी नज़र आ रहा था। उन दोनों के हाथ बिजली की सी तेज़ी से अपनी जेबों में पहुंच गए जहां मशीन पिस्टल मौजूद था। तुम कौन हो और किस तरह ये नाम जानते हो? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। बाबा ने कहा कि इमरान और उसके साथी आ रहे हैं, उन्हें बुला लाओ। उस आदमी ने सादा से लहजे में कहा। बाबा? कौन बाबा? इमरान ने चौंक कर पूछा। उसके जहन में बाबा का लफ्ज़ सुनते ही बाबा काकम का नाम और किरदार उभर आया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।